नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर हत्या, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक मामले में शामिल रहने वाले बदमाश मोहम्मद रियाज के आलीशान 3 मंजिला मकान को सुबह सुबह तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 1 करोड़ की लागत से बने इस मकान को तोड़ने के लिए अतिक्रमण दल को भारी मशक्कत करना पड़ी। नया मोहल्ला की सरकारी गली होने के कारण बड़ी जेसीबी मशीन अंदर तक नहीं पहुंच सकी। छोटी मशीन और ड्रिल मशीनों से तुड़ाई का कार्य सुबह से चल रहा है। अब्दुल रज्जाक और भाई रियाज की आपराधिक छवि को ध्यान में रखते हुए विवाद की आशंका पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया। आपको बता दें, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजती, एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा और जेएमसी कमिश्नर आशीष वरिष्ठ के निर्देश पर अब्दुल रज्जाक के बदमाश भाई मोहम्मद रियाज के अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे से चल रही है। देखिए, आज यहाँ पे नए मोहल्ले में नगर निगम जिला प्रशासन के द्वारा जो अनाधिकृत अतिक्रमण वाला जो पोर्शन है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और हम यहाँ पर सुरक्षार्थ जो है पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। सर, कुछ वकील ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है हाँ, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और बताया उन्होंने, लेकिन उनके द्वारा जो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया है कि वो उससे संबंधित नहीं है। वकील साहब जो बात कर रहे हैं वो कोई जिस अलग मकान की बात कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी वीर क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद देकर भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटी थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से आह्वान किया, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर में तिरंगा फहराया जाए। मध्य प्रदेश में तय किया है कि हम हर घर में तिरंगा फहराएं। 13 अगस्त से अभियान की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज ने की अपील, कोई घर ना छूटे, हर घर में तिरंगा फहराएं। हमारा राष्ट्र देश का गौरव और सम्मान है। इसमें बहने वाली नदियों का जल हम पीते हैं और उसी से बना हुआ खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। इसी धरती के पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो कोई ये कहे कि फ्री में बांट देंगे और कोई बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात नहीं। हम अपने खून पसीने की कमाई से अपने घर पर फहराने के लिए तिरंगा लेंगे। उससे मैं भी आया हूं, मैं मंगा भी सकता था। मैंने कहा नहीं, मेरे घर जो तिरंगा फहरेगा मैं खुद लेने जाऊंगा। आप भी जाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें तिरंगा बना लेंगे। दिनों रात दीदियां हमारी लगी हुई काम, राष्ट्र ध्वज के निर्माण का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है। आप भी जरूर जाइए, ध्वज दीजिए और राष्ट्र ध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड भी कीजिए कि मैंने तिरंगा दिया, राष्ट्र ध्वज दिया। आप भी जरूर खरीदिए। मीडिया के मित्रों से मेरा निवेदन है, आपको भी जरूर खरीदना है और सेल्फी अपलोड करना है। एक वातावरण बन जाए पूरे प्रदेश में देशभक्ति का। जरूरत पड़ी तो देश की सर्वस्व निछावर कर देंगे और इसलिए अपना हर घर तिरंगा किया। बहुत बहुत आजादी का अमृत काल चल रहा है। ये अभियान हम सबके मन में, देशवासियों प्रदेशवासियों के मन में राष्ट्र के प्रति गौरव की और भक्ति की भावना का, राष्ट्र भक्ति की भावना का आज मैं भी राष्ट्र ध्वज लेने आया हूं।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे रहेगा। हम अपने लिए तो हैं, लेकिन ये संकल्प भी लें कि अपने देश के लिए हम जरूरत पड़े तो अपने देश, अपनी भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। हर घर तिरंगा अभियान हमारे उसी संकल्प का प्रकटीकरण है और उसी अभियान के अंतर्गत आज मैं भी तिरंगा लेने आया हूं। आप भी तिरंगा खरीदिए और अपने घर पर जरूर फहराइए। NSUI छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्र संघ संपन्न कराए जाने को लेकर मालवीय चौक में प्रदर्शन किया गया, जहां इस दौरान NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के पोस्टर हाथों में लेकर नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री के पोस्टरों को जलाते हुए विरोध जताया। जहां NSUI के पदाधिकारी सौरभ गौतम ने कहा कि विगत 2017 से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जहां सरकार ने छात्र संघ चुनाव में रोककर लगा रखी हुई है, जिसके चलते छात्रों में होने वाली समस्याओं का ना तो समाधान हो पा रहा है, ना ही उनकी समस्या सुनी जा रही है। अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते तो समस्त जिलों में NSUI उग्र आंदोलन करेगा। आज पूरे प्रदेश में NSUI के द्वारा सभी जिलों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज हमने पुतला और धरना प्रदर्शन किया। आज जबलपुर मालवीय चौक में आज हमने और हमारे साथियों ने यहाँ पर धरना दिया और उनके पोस्टरों को जलाकर ये शिवराज सिंह चौहान से मांग की कि छात्र संघ चुनाव जो 2017 से नहीं हो रहे हैं, परंतु 2017 में जब छात्र संघ चुनाव हुए थे तो भी NSUI ने लगातार प्रदर्शन और आंदोलन सड़कों में उतर के सरकार को झुकाया था। तो हम आज से पूरे प्रदेश में हर दिन, हर कॉलेज, हर कैंपस में ये मुहिम चला रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द घोषित किए जाने चाहिए और क्यों नहीं हो रहे इसकी ये बताएं। सौरभ गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में मौतों के बाद आज बीजेपी के सांसद राकेश सिंह, विधायक इंदु तिवारी और बीजेपी के अन्य सदस्य गण अस्पताल में घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मेट्रो अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर और उनके 3 पार्टनर के ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया और मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान आवश्यकता अनुसार अस्पतालों को इजाजत दी गई थी, वहां पर अभी भी नियमित रूप से चल रहे हैं और इन अस्पतालों में नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा। सर, जो हॉस्पिटल में अपनी कांड हुआ था उसमें किन धाराओं के तहत अभी मामला दर्ज हुआ और कौन? ये भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत यहाँ पे कार्रवाई FIR दर्ज की गई है। पूछताछ के लिए भी थाने में कुछ लोगों को बुलाया गया है और आगे हम जल्द ही, जैसे ही हमारे विभिन्न प्रकार के साक्ष्य इकट्ठे होंगे, परिसर अभी सील है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके विरुद्ध आगे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। मामला दर्ज किया है, ये अस्पताल के संचालकों के विरुद्ध दर्ज किया गया है और आगे इसमें भी आगे जांच जारी है। जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन सभी पे कार्रवाई करेगी। कितने संचालक हैं और क्या क्या नाम है? अभी ये संपूर्ण रूप से जानकारी सामने नहीं आ पाई है, कुछ एक नाम सामने आ रहे हैं और इसीलिए इसमें अभी आगे विवेचना जारी है और जो भी सूचनाएं आएंगी निश्चित समय पे हम मीडिया के साथियों को पहुंचाएंगे। थैंक यू। 8 लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना के समय पे इस तरह से बड़ी संख्या में अस्पताल खुले जो उस समय की आवश्यकता थी, लेकिन इस घटना ने जहां दर्द दिया वहां सोचने पर मजबूर भी किया है कि अब समय आ गया है कि कड़े निर्णय लिए जाएं।
और ऐसे सभी अस्पतालों पर जहां पर आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं वहां पर निर्णय किया जाए और जिनमें सुविधाएं नहीं हैं उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। ये समय अब आ चुका है। हाँ भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, आपने अभी निरीक्षण भी किया है, क्या लगता है कि हादसा इतना था, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई होगी? स्वाभाविक है कि लापरवाही तो हुई है और अस्पताल के मालिक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब टीम गठित हो गई है, जांच की टीम गठित कर दी है सरकार ने। वो शीघ्र ही अपना जांच का जो प्रतिवेदन है वो सरकार को, प्रशासन को सौंपेंगे और उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन भाई साहब, कहा जा रहा है कि इसके पास हॉस्पिटल के पास एनओसी सर्टिफिकेट नहीं था, पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं था और निगम ने बार बार नोटिस दिया, लेकिन इस पर जो स्वास्थ्य विभाग था उसने गंभीरता नहीं दिखाई। अब मैंने कहा कि इस बारे में एक बार सारे तथ्य सामने आने दीजिए। टीम गठित हो चुकी है, टीम ने अपना काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। परिणाम उसके जो आएंगे उसके आधार पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जबलपुर में इसके अलावा और भी ऐसे हॉस्पिटल हैं, लगभग 60 से 65 हॉस्पिटल हैं जिनके पास फायर सेफ्टी की जो है सुविधाएं नहीं है, उनके पास उसकी परमिशन नहीं है, फिर भी वो हॉस्पिटल चल रहे हैं। ऐसे सभी अस्पतालों का अब नए सिरे से निरीक्षण होगा और जहां पर भी इस तरह की कमियां होंगी या तो वो कमियों को दुरुस्त करेंगे अथवा उनका लाइसेंस निरस्त होगा। सिर्फ कार्रवाई जो है हॉस्पिटल संचालकों पर होगी या अधिकारियों पर भी होगी? अभी जांच के प्रतिवेदन आने दीजिए, जांच की कार्रवाई उसके आधार पर निश्चित उसकी दिशा तय होगी कि किन किन पर कार्रवाई होना चाहिए। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, 13 में से 12 नगरीय निकाय में अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत हुई, कांग्रेस को सिर्फ एक स्थान पर जीत मिली है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत हुई है, आने वाले चरण में भी भाजपा की जीत होगी। भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये पीएम मोदी और सीएम शिवराज के विकास और विजन की जीत है। कई स्थानों पर कांग्रेस को प्रस्तावक समर्थक तक नहीं मिले, कई स्थानों पर भाजपा की निर्विरोध जीत हुई, भूपेंद्र सिंह ने कहा। अभी तक 13 नगरीय निकायों में चुनाव संपन्न हुए हैं और 13 नगरीय निकाय में से 12 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। कांग्रेस को मात्र एक स्थान पर विजय मिली है। तो इस तरह से 13 में से 12 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। एक स्थान पर ही सिर्फ कांग्रेस को विजय मिली है। इस तरह से प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की सभी स्थानों पर हो रही है और आने वाले जो चरण हैं उनमें भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी और लगभग कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। यह जो जीत हो रही है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो शहरों के एक विकास का विज़न तैयार किया है और उस विज़न के आधार पर जो पिछले वर्षों में शहरों का विकास हुआ है उसको उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इसलिए सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। कई आरएसएस कभी अपने यहाँ पर तिरंगा नहीं लगाता, पता नहीं कौन सा गुप्त एजेंडा है, इससे सतर्क रहना चाहिए, ट्वीट किया उन्होंने। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज लगाना, इसमें उनको किस बात का षड्यंत्र समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता। हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर जो भी देश अपने आज़ादी के इतिहास को नहीं जानता
या आज़ादी के इतिहास का सम्मान नहीं करता, वो देश हमेशा गुलामी के मार्ग पर खड़ा रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो राष्ट्रीय ध्वज घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान निश्चित किया है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा जो देश है वो देश राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीयता और आज़ादी को देश का हर नागरिक समझे। ये आज़ादी हमें कैसे मिली, इस इतिहास को हम जाने, और इसलिए आज़ादी के 75वें वर्ष पर हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में देश के इतिहास को देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भारत के लोगों के लिए आज हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सिख समाज के लोग थे, अब वो अफ़गानिस्तान छोड़कर भारत आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है। तो जो हमारा राष्ट्र है वो राष्ट्र मजबूत होगा तभी हम सब सुरक्षित हैं। कॉमर्शियल यूज उसका किया जा रहा है, आपकी बात के अंतर्गत आता है, उसका लेडी पूरा बदल दिया गया है, क्या इसकी जांच कराएंगे आप? करेंगे निश्चित रूप से जांच कराएंगे और जांच करा के रिपोर्ट आने के बाद इसको अगर इसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो इसको भी सील्ड करने की कार्रवाई होगी, और जो लोग भी कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली और वो जगह पूरा कांग्रेस के लोगों ने अपने नाम पर करा ली, संपत्ति अपने नाम पर करा ली। जैसे दिल्ली का नेशनल हेराल्ड का मामला है, तो हज़ारों करोड़ की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अपने नाम से करा ली, जबकि वो 3,000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वो जगह दी गई थी। तो इनने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ा और वो जगह भी अपने नाम से कर ली, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रियायत नहीं मिली है और जमानत पर अभी ये छूटे हुए। जबलपुर के गढ़ा थाने पहुंचे यह सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मामला है कि युवा मोर्चा के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसकी फोटो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जबलपुर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की थी, जिसमें एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उनके हाथ में दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरा तिरंगा झंडा उनकी मोटरसाइकिल के पीछे लगा हुआ है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर गाड़ी के साइलेंसर के धुएं और कीचड़ के धब्बे देखे जा सकते हैं। तिरंगा की उपेक्षा पूर्वक अपमान किए जाने के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में शिकायत महोदय, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, निवेदन है कि मैं राघवेंद्र तिवारी, पिता श्री देवशंकर तिवारी, निवासी 823 केवीएम चौक, दैनिक सोसाइटी, शक्तिनगर, जबलपुर, थाना गढ़ा का मैं निवासी हूँ। आपको उपरोक्त शिकायत पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान के संदर्भ में बजरंग नगर, जबलपुर एवं अन्य व्यक्ति के संदर्भ में कार्रवाई हेतु सूचित करता हूं कि मेरे द्वारा दिनांक 29/7/2022 और एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अमृत उत्सव मना रहे हैं और पूरे 13 से लेकर 15 अगस्त तक लोग अपने घरों में बड़े उत्साह और शान के साथ तिरंगा लहराएंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के संगठन के पार्टी के नगर अध्यक्ष, जबलपुर महानगर के नगर अध्यक्ष, ठीक है, ऐसी उल्लंघना बार बार करते हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में कारगिल दिवस के अवसर पर कश्मीर में झंडा चौक से 2 दिन का तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के तत्वाधान में निकाला जा रहा था। उसमें भागीदारी और हिस्सा लेने जबलपुर महानगर के अध्यक्ष युवा मोर्चा के योगेश सिंह ठाकुर जी पहुंचे थे। योगेश सिंह ठाकुर जी ने अपने बाइक पे तिरंगा पीछे लगाया। उस तिरंगे का उन्होंने इतना बेतरगी से बार बार अनादर कर रहे थे। झंडा पूरी तरीके से कीचड़ से लथपथ था, और जो संविधान में लिखा गया है कि झंडा सदैव 90 डिग्री में ध्वजारोहण उसका होना चाहिए, वो 120 डिग्री के अंश पे झंडा पूरा था। झंडा पूरा फटा हुआ था। बाइक के साइलेंसर का धुआं लगातार झंडे पे बार बार जा रहा था। उनके साथ की रैलियों में कुछ लोग झंडे को सॉल बना के ओढ़े हुए थे, और जब उनका जबलपुर आगमन होता है,
मदन महल स्टेशन पे युवा मोर्चा के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है तो उनके सर पे साफा बांधा जाता है, जो साफा बांधा जाता है वो भी तिरंगा रहता है। इन एक हफ्ते के बीच में योगेश ठाकुर के द्वारा बार बार तिरंगे का अपमान किया गया, एक बार नहीं बार बार। हम यहाँ पे आज युवा कांग्रेस एकत्रित होकर गढ़ा थाने में हम लोग ने यह FIR की यहाँ मांग की है कि योगेश सिंह ठाकुर के ऊपर राष्ट्र ध्वजद्रोह का मामला दर्ज हो। अगर ये मामला दर्ज नहीं होता है तो हमारे द्वारा न्यायालय तक जाएंगे, उसके बाद उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। रघु तिवारी, यूथ कांग्रेस, जबलपुर। आज घेराव किया गया था युवा मोर्चा के द्वारा, ये ज्ञापन देने आए हुए थे, तो इनके ज्ञापन की जांच के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों को बताने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ का ज्ञापन दिया है? ये तिरंगा के अपमान के संबंध में है। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौके पर मौत। बाद में सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। रानी दुर्गावती छात्र संगठन द्वारा न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टर सुरेश पटेल के होप हेल्थ क्लिनिक पर पथराव और तोड़फोड़ किया गया। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई। जिला प्रशासन ने भले ही आरोपी अस्पताल संचालकों पर अपराध दर्ज किया है, लेकिन वह प्रशासन की इस कार्रवाई से खुश नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोपी अस्पताल संचालकों के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। आरोपी की संपत्ति कुर्क करके उसकी राशि अग्निकांड के मारे गए लोगों के परिजनों को देना चाहिए। विगत दिनों से हम देख रहे थे कि शहर में कुकुरमुत्तों की तरह अस्पताल जो खुल रहे थे बिना मापदंड के, बिना नियमों को ताक रख पे गए, तो हमें एक अंदेशा था कि ऐसी घटना घट सकती है। और जो आज कमीशन खोरी हो रही है मेडिकल अस्पताल सब, तो उसका परिणाम स्वरूप जो घटना घटी है वो उसी का परिणाम स्वरूप जो उस दिन घटना घटी है उससे हम बहुत व्यथित है, चिंता है। और ये ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा देना चाहिए, मतलब कड़ी की सजा, जिससे ये दूसरे, क्योंकि डॉक्टर जो है इनको एक समय हम भगवान कहते थे, कहाँ गए भगवान? इनमें मतलब आज पूरा व्यावसायिक है, व्यापारिकता की मानसिकता ही बदल गई है इन्हीं सबको आज। और दूसरा क्या है, जो इनकी जो संपत्तियां हैं जहाँ जो आज सुरेश पटेल की और जो निश्चित पटेल, इनकी संपत्तियों को भी सरकार को जब्त करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति अभी सरकार के ध्यान में नहीं थी। मैं सरकार को उनको ध्यान में इसको कल ही आज ही सीधे ताला लगाया जाए और इसमें इनको कुछ एक्यूमेंट रखे हो, जहाँ जाए इनकी संपत्ति उनको जब्त करके उनका जो पैसा है, हमारे जो मृतक गए हैं भाई, छोटे भाई बहन जो खत्म हुए हैं, छोटा भाई खत्म हुआ है, उनको दी जाए, उनके घर परिजनों को दी जाए, इकलौता लड़का खत्म हुआ है उनको दी जाए। मैं ऐसे मांग करता हूँ प्रशासन की। डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र पूर्व IAS की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अब जनता के बीच, जनता के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने उनके बीच में सक्रिय रूप से आ रहे हैं। अपने 26 वर्ष के सेवा काल के दौरान उन्होंने यथासंभव जनमानस के लिए बेहतर करने की कोशिश की। प्रशासनिक तंत्र में रहते हुए व्यवस्था में सुधार, समाज और विकास हेतु अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। तंत्र के भीतर रहते हुए स्पष्ट हो गया है कि पूरा तंत्र लगभग समाप्त प्राय है और यह दिनों दिन नागरिकों से दूर होता जा रहा है। तंत्र में जनोमुखी व्यवस्था समाप्त हो चली है। तंत्र मजबूतों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, इसलिए तंत्र के भीतर रहकर हमके पास सुधार के अवसर अत्यंत सीमित है। इसलिए लगा कि इस तंत्र को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने और जनता के करीब जाकर उनकी ज़मीनी समस्याओं के समाधान तलाशने के लिए राजनीति में ही आना चाहिए। चाहता हूँ कि आखिर मैंने अपना जो सेवा काल बचा हुआ था उस सेवा को, एक प्रतिष्ठापूर्ण सेवा को, क्योंकि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा प्रमोशन हो गया था इसी साल जनवरी के महीने में, तो एक अच्छा सा कैरियर जिसके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हमेशा एस्पायर करते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वो IAS बने और उसके बाद और बेहतर काम करें। पर इसके बाद भी मेरा छोड़ देना थोड़ा सा लोगों को भी आश्चर्यजनक था, लेकिन मेरे लिए ये कतई आश्चर्य नहीं था। और उसका कारण ये है कि बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी, मैं एक रेबल टाइप का ऑफिसर था, इसलिए मध्य प्रदेश के करीबन 12-13 ज़िलों में मुझे रहने का अवसर मिला। और
मैंने ये चीज़ देखी कि सिस्टम जिस ढंग से काम कर रहा है, पिछले कई वर्षों से ये बात मेरे मन में थी कि सिस्टम आम आदमी के लिए है, जनता के लिए है, जनसाधारण के लिए है, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे इस तरह से तब्दील हो रहा है कि वो केवल जो मजबूत लोग हैं वो उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और बहुत सारे ज़िलों में पदस्थापना के दौरान मैंने ये बात देखी कि गांव में आज भी जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, और जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम यदि किसी देश के नागरिक हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी मूलभूत हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, लोगों के लिए रोजगार है, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर धीरे धीरे सिस्टम जो है वो पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है और सरकार के पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हमें लगता है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन आप देखेंगे अगर बारीकी से कि पूरा ध्यान, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन जनरली उनका पूरा ध्यान जो है वो केवल वोट लेने या फिर अपनी सत्ता को मजबूत करने में और एक तरह से एक इवेंट की राजनीति करने में ही पूरा समय बीत रहा है। और इसके कारण जो है आम जनता बहुत सफ़र कर रही है। हम आप लोग अभी भोपाल में रह रहे हैं, पर भोपाल से आप लोग, बहुत से लोग बाहर भी जाते होंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश हमारा एक तरह से कहा जाएगा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, और उसका मेन कारण ये है कि आज भी 2021-22 के साल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो 55% रोजगार है वो कृषि के क्षेत्र से ही है। देखिए, वो ऐसी चीज़ है कि उसको आप भी जानते हैं कि मैं जिस जगह, जिस रैंक एंड फाइल में था, उस रैंक एंड फाइल में अगर कोई बात आप कहते भी हैं तो जनरली ये मतलब कोई सरकार हो, कांग्रेस है, बीजेपी से, उनका मानना है कि यदि चीफ सेक्रेटरी उनको एडवाइस करे, कोई पीएस एडवाइस करता है, तभी उनको लगता है कि ये काम करने योग्य है। तो सामान्यतया जिस स्तर पर मैं काम कर रहा था उस स्तर पर मुख्यमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत उस बात को सुने, समझे, इसकी संभावना बहुत कम थी। इस तरह के हैं कि अगर उनका मौके से आप मिलान करें तो आप पाएंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां सिंचाई आराम से हो सकती है, आसपास कोई ऐसी जल संरचना क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ लोगों को सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। एक और चीज़ जो कृषि से जुड़ी, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो क्या है कि जोत का आकार लगातार छोटा हो रहा है। तो जैसे ही जोत का आकार छोटा होता है तो लोग जो हैं फिर कैश क्रॉप की ओर मुड़ने लगते हैं। लोग मूंगफली उगाते हैं, लोग पान के बरेजे रखते हैं या और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, और इन कमर्शियल क्रॉप्स के संबंध में सरकार के पास उनका दर निर्धारण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे समय जो छोटा किसान, जो ऑलरेडी जिसकी जोत का आकार छोटा है, वो और परेशान लगातार इससे होता जाता है ना। मेरी अभी इस संबंध में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का निर्णय लेने का ना अपना एक तरीका होता है। आरक्षण को लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि ये बड़ा विवादित मुद्दा है, सबके अपने विचार हैं, आपका क्या? देखिए, आरक्षण एक ऐसी चीज़ है कि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इसको। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर किसी चीज़ से, जो चीज़ है मतलब राज्य में संभव ही नहीं है, तो उस पर कोई ऐसा बात कहने का कोई बहुत ज़्यादा उचित ही नहीं है। राजनीति तो इसी पर हो रही है, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है, फिर एससी की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है। नहीं, देख, राजनीति में आए हैं तो ये सब तो करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आरक्षण के मुद्दे को, उस पर तभी जो कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर विचार भी चल रहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम रोजगार के अवसर इतने पैदा कर दें, पर किए जा सकते हैं। रोजगार के अवसर इस मात्रा में पैदा हो सकते हैं इस प्रदेश में, ये बात मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि ओबीसी और दूसरे वर्ग या एससी या एसटी, इनके बीच में जो टकराव की स्थिति बन रही है, ये समाप्त हो जाएगी और बहुत आसानी से समाप्त की जा सकती है इस चीज़ को। तो हम रोजगार के अवसर बढ़ाएं। जी, फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।